औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग के साथ इन्वॉल्व हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग के साथ इन्वॉल्व हैं। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस दैट इकोसिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। हमने लोअर क्लासेस 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं कि जो जो होता है इकोसिस्टम, वो टू कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके। एक अबायोटिक होता है और बायोटिक एक नॉन लिविंग के साथ रिलेटेड करता है, और दूसरा होता है बायोटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड करता है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट तो हम आपकी बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे। वैसे तो क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग के साथ रिलेटेड करते हैं, जिसमें वाटर, सॉइल और एयर और लाइट जो होता है वो आ जाता है। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर द बेसिक फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स सराउंडिंग व्हिच इन्फ्लुएंस अपॉन द बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स में हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। दे में भी उनके लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। दे में भी कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन, फीडिंग, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका रिप्रोड्यूस मतलब कि नस्ल बढ़ाना है, उनकी फीडिंग है या ग्रोथ है या उनका बढ़ना है, और मेटाबॉलिज्म जो भी होते हैं उनमें उनको जो कंट्रोल करता है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स करते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। Many abiotic components affect an ecosystem but most important are like अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट्स को देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कि अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, पर जो इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर वगैरह सब आ जाते हैं। वैसे तो ये अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो इजी है पढ़ने में, अगर आप बुक को पढ़ लें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू इन सभी का दे देता हूँ। सबसे पहले है लाइट। लाइट क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल फैक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि लाइट होती तो आप देख सकते हैं, अगर लाइट मौजूद नहीं होगी तो आप नहीं देख सकेंगे। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है एनर्जी का हर इकोसिस्टम में। अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट बहुत एक जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या करता है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो हर लिविंग थिंग के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नीडेड होती है, जो कि वो हासिल करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अफेक्टेड बाय द टाइप, इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर टाइम ऑफ लाइट। जो प्लांट्स और एनिमल्स पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अफेक्ट करती है लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, एक्सपोजर की वजह से। या तो ज़्यादा लाइट होगी या उसका कम लाइट होगी, और लाइट का टाइम ड्यूरेशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस लाइट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखें तो थोड़ी सी अमाउंट में जो लाइट होती है वो यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में, जबकि रेस्ट जो कि दूसरी सारी होती है वो अर्थ और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में इस्तेमाल होती है। लाइट जो होती है वो हमारे देखने के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर हमारे आंखों में आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फॉर द स्टार्ट ऑफ सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, अगर हम देखें तो लाइट ही इम्पॉर्टेंट सोर्स, ये ज़रिया है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। जैसे फ्लावरिंग ऑफ सर्टेन प्लांट, किसी प्लांट में जो फ्लावर्स पैदा होते हैं उसके लिए मेकिंग विटामिन डी इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में के लिए विटामिन डी ज़रूरी होती है, क्योंकि विटामिन डी ह्यूमंस के बोन्स को स्ट्रांग करती है। एंड माइग्रेशन ऑफ मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो उनके लिए लाइट ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो वो कैसे माइग्रेट कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर का भी यही है कि ये इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर है जो कि हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। और अगर हम देखें तो हाई अल्टीट्यूड्स और लेटीट्यूड्स, मतलब कि
पहाड़ अगर देखें ऊंचाई पे जो होता है टेम्परेचर कम होता है, लो होता है, फ्लोरा और फाना चेंजेस अकॉर्डिंगली, इसकी वजह से चेंज होते रहते हैं। और टेम्परेचर दिन और रात को हम देखें तो दोनों में डिफरेंट होता है, चेंजेस होती हैं उनमें। अगर हम डे को देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नाइट को टेम्परेचर कम होता है। सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है, जैसे अगर सर्दियाँ अभी हैं तो सर्दियों में टेम्परेचर लो है, और जब समर आएगी तो उसमें टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मैनी बर्ड्स एंड फ्यू मैमल्स माइग्रेट आर हाइबरनेट इन विंटर। अगर हम बहुत सारे बर्ड्स को देखें या मैमल्स को देखें तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं सर्दी के मौसम में। और फ्रॉग का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि विंटर सीजन में सर्दियों में अपने आप को हाइबरनेट कर देता है। हाइबरनेशन क्या होता है कि वो किसी जगह में अपने आप को दफन कर देता है या वहाँ पर चला जाता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो भी उनके लिए भी टेम्परेचर एक मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूर होता है। अगर टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल से बढ़ गया तो क्या होता है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते और डीनेचर हो जाते हैं। और मोस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन नॉट सर्वाइव दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, हद से ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे जो लाइफ होती है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से सर्वाइव नहीं कर सकते और वो आखिरकार मर जाते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, ऑप्टिमम हो, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म की रेंज दी गई है। उसके बाद है वाटर। वाटर हर लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है, वो नीड है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे प्रोटोप्लाज्म का जो मेजर पार्ट है वो भी वाटर का ही वो वाटर है। और वाटर को हम देखें तो वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है इसको। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी बहुत अपना किरदार अदा करता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में इंटर होते हैं वो भी वाटर की वजह से होते हैं, क्योंकि वाटर उनको डिज़ोल्व करता है। और कोई भी चीज़ हो वाटर में डिज़ोल्व होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन लैंड इज़ कंट्रोल बाय रेनफॉल एंड स्नोफॉल। अगर हम वाटर के अमाउंट को देखें लैंड पर तो वो कंट्रोल की जाती है रेनफॉल या स्नोफॉल की वजह से। द वेजिटेशन ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रेनफॉल, इट मीन्स इट आल्सो कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन लैंड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रह रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंट्रोल होता है वो भी वाटर की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ग्रोज इन एरिया वेयर रिसीव्स अबंडेंट रेनफॉल। एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो है, जंगल है, किसी एरिया में ग्रो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। वेयर इज़ लो रेनफॉल इन द एरिया विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर डेवलप्स डेजर्ट कंडीशन। और दूसरी एरिया है जहाँ पर रेनफॉल भी कम हो रहा है और वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या डेवलप होगा? डिजर्टेड कंडीशन ही जो है पैदा होंगी, फॉरेस्ट डेवलप नहीं होगा। फॉरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि अबंडेंट रेनफॉल हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, और टेम्परेचर एक्सट्रीम कर गया और रेनफॉल कम है तो वहाँ पर डिजर्ट कंडीशंस होंगी। उसके बाद है सॉइल। अगर हम अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को देखें तो वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिसकी साइज़ डिफरेंट है। और वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसको हम कहते हैं सॉइल। द डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड ह्यूमस। जो डिकम्पोज हो जाते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स तो उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस जो होता है डेड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और प्लांट्स का, तो वो हमारे सॉइल को, ज़मीन को जो है वो सरफेस करता है, सॉइल करता है, और इसका वाटर भी बढ़ाता है, इंक्रीज इट्स वाटर एंड हेयर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ाता है। प्लांट्स आर एंकर्ड इन सॉइल एंड डिपेंड ऑन इट फॉर देयर ग्रोथ बाय एब्जॉर्बिंग वाटर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये है जब प्लांट्स को लगाया जाता है सॉइल में तो वो डिपेंडेंट करते हैं टोटली इसकी ग्रोथ के लिए और एज वाटर के लिए और दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए। और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिपेंड अपॉन फ्लोरा एंड फौना ऑफ इकोसिस्टम के बेसिस पर की जाती है। किसी जगह पर ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, कहाँ पर कम। उसके बाद है
एयर। एयर को हम देखें तो वो एक गैसियस इन्वॉल्व पे मिक्सचर है जो कि सराउंड करता है अर्थ पर, और इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इकोसिस्टम को स्मूथ रनिंग करने के लिए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाटर वेपर्स मेनली। अगर हम एयर को देखें तो एयर को हम कहते हैं कलेक्टिवली मिक्सचर, जिसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर वेपर्स भी। नाइट्रोजन को हम देखें तो नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल कंस्टिट्यूट होती है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन को अगर प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें अमाइनो ग्रुप होता है NH2 जो जिसमें नाइट्रोजन कंटेनेंट होती है, तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन के लिए। और ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो ग्लूकोज मतलब के फूड खाता है, तो फूड को जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। और उसके अलावा CO2 मेन रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, CO2 हासिल करते हैं। वो CO2 कहाँ से आती है, वो एनिमल्स जो जो है बाहर निकालते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका प्राइमरी प्रोडक्ट हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। Humidity is the quantity of H2O vapors in the air, control the rate of evaporation of H2O and transpiration in plants. Humidity क्या है, वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है जो कि एयर को कंट्रोल करते हैं, उसके रेट ऑफ इवापोरेशन को, और ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स में होती है, और कंपोजिशन ऑफ एयर एंड इट्स वेलोसिटी कंट्रोल अदर अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम एयर की कंपोजिशन को देखें और उसकी वेलोसिटी को देखें, जो कि बहुत सारे जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, उनको भी कंट्रोल करते हैं। इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट और एनिमल लाइफ एज वेल एज इकोसिस्टम एज होल। और इनडायरेक्टली प्लांट एनिमल पर ये इफेक्ट करती है, या इकोसिस्टम पर भी, सारे इकोसिस्टम पर। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने अबायोटिक फैक्टर्स पढ़े, अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े इकोसिस्टम के। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।